नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोग्राफ, ठीक है। देखो, इफ ए स्टॉर्म अकर्स से फॉर 6 आवर बट रेन इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब रेन इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है हमारी, ठीक है। लेट रेनफॉल एक्सेस इन फर्स्ट 2 आवर इज R1 सेंटीमीटर, कॉमा R2 सेंटीमीटर इन सेकेंड 2 आवर एंड R3 सेंटीमीटर इन थर्ड 2 आवर। Then the hydrograph derived from such a storm is called complex hydrograph of 6 hour resulting from total rainfall excess of R1 plus R2 plus R3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, जैसे मान लो कि इस कैचमेंट में ये स्टॉर्म है हमारी 6 आवर की, दिस इज 6 आवर स्टॉर्म, ऐसा रख लो 2 PM टू 8 PM, 6 घंटे की स्टॉर्म हो गई विथ वेरिएबल रेट, मीन्स इंटेंसिटी जो है इसकी कांस्टेंट नहीं है। तो 2 से 4 अगर आप देखोगे 2 to 4 PM इंटेंसिटी I1 सेंटीमीटर पर आवर है एंड रेनफॉल एक्सेस जो है इनकी वो है R1 सेंटीमीटर, राइट। और 4 से 6 जो रेनफॉल हुई है हमारे यहाँ उनकी इंटेंसिटी I2 सेंटीमीटर पर आवर है और रेनफॉल एक्सेस है R2 सेंटीमीटर। और 6 to 8 I3 सेंटीमीटर पर आवर इंटेंसिटी है और रेनफॉल एक्सेस है हमारी R3 सेंटीमीटर। सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे, मतलब आप हिटोग्राफ अगर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, I1, I2 and I3. This is I1, this is I2 and this is I3. अब जब फाई इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आप फाई इंडेक्स, राइट, तो ये जो मिलेगा आपको R1, R2 और R3 मिलेगा। तो ये जो है हमारा वो क्या है, देखिए दिस इज यहाँ से यहाँ तक ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, 0, 2, 4 एंड 6, मतलब 2-2 घंटे पे हमारी इंटेंसिटी वैरी कर रही है। सो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू फाइंड, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसी फिगर को यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए 0, 2, 4 एंड 6, R1, R2 एंड R3। सो रेनफॉल जो है हमारी, रेनफॉल की इंटेंसिटी वो हर 2-2 घंटे पे वैरी कर रही है। सो इफ इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी वैरिंग देन वी आर नॉट कंफर्टेबल टू गेट द यूनिट हाइड्रोग्राफ, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज वेरी सिंपल, इट इज ए DRH विच रिजल्ट्स फ्रॉम यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस अकरिंग ड्यूरिंग ए स्टॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन D आवर्स, राइट। तो यहाँ पर रेट हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, सो वी आर नॉट कंफर्टेबल टू गेट द यूनिट हाइड्रोग्राफ हियर। तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, चलो ठीक है 6 आवर तक यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर तक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन 6 सेकंड तक तो इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर 6 सेकंड की भी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म आपको मिलती है देन यू विल गेट द 60 मिनट्स ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ, मीन्स 1 मिनट का आ जाएगा, और 1 मिनट के बाद हम 60 मिनट का निकालेंगे, मीन्स 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद हम किसी भी ड्यूरेशन का निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी सीन क्या है, देखो एज इंटेंसिटी इज
uniform up to 2 hour, hence we can easily get 2 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ से U, ये आपको मिल जाएगा। 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको बड़े आराम से मिलेगा। तो अब ये जो 2 घंटे की यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो ये है हमारी, दिस इज 2 आवर UH से U। यहाँ से हमें 6 आवर का कॉम्प्लेक्स DRH फाइंड आउट करना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम लोग, देखिए। ये देखो, इस 2 आवर्स के यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप रेनफॉल एक्सेस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दिस इज R1U, ये DRH हो गया। आपको एल के सरमन्स थ्योरी ने क्या बोला है लीनियर रिस्पॉन्स में, जहां पे सुपरपोजिशन आप अप्लाई करोगे वहां पे क्या बताया है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन n सेंटीमीटर डेप्थ, n सेंटीमीटर तो हमेशा DRH की ही डेप्थ होती है, 1 सेंटीमीटर यूनिट्स की होती है। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन n सेंटीमीटर डेप्थ then add n units of unit hydrograph directly within a time lag of drs h। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2 आवर से अगेन लैग कराओ इसको, जो हाइड्रोग्राफ की ड्यूरेशन होगी लैग तो उससे ही करेगा ये हो गई हमारी, दिस इज R2U। सिमिलरली आप इन्हें भी 2 घंटे से लैग कराओ तो ये हो गई हमारी R3U, राइट। अब आप इनको सुपर इम्पोज करो, देखो इस तरीके से। तो यहां से ये जो हाइड्रोग्राफ मिला आपको, दिस इज कॉल्ड 6 आवर कॉम्प्लेक्स DRH, R1U प्लस R2U प्लस R3U इज इक्वल टू 6 आवर कॉम्प्लेक्स DRH ऑफ रेनफॉल एक्सेस is R1, rainfall excess of R1 plus R2 plus R3 सेंटीमीटर, ये मिलेगी आपको, राइट। अब यहां से अगर आप 6 आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर UH, तो कई बंदे ये लिखते हैं ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर DRH बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, बट ये ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, बिकॉज अप टू 6 आवर आवर इंटेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, सो वी कांट गेट the ordinates of unit hydrograph by dividing DRH by rainfall excess depth, because up to 6 hour our intensity should be uniform, but this is a such type of a storm in which the intensity is varying at a rate of at a rate of something for every 2 hours interval. So we cannot calculate here, we cannot obtain here 6 hour unit hydrograph, 6 आवर की कॉम्प्लेक्स DRH यहाँ पर आपको मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर इस तरीके से अगर पूछेगा आपको कि 6 आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ निकाले, तो वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो किसी पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए निकलेगा, वो मैं एक केस में डिस्कस कर दूंगा आपको। यहाँ पर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी ही यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्या होता है कि या तो आपको 2 घंटे की यूनिट हाइड्रोग्राफ्स का ऑर्डिनेट दे देगा और ये रेनफॉल एक्सेस R1, R2, R3 की वैल्यू दे देगा आपको, और कहेगा 6 आवर की कॉम्प्लेक्स DRH निकालो, तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, आपको 6 आवर की कॉम्प्लेक्स DRH दे देगा और आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा, मींस रिवर्स वर्किंग करने बोलेगा। बस यही 2 टाइप इसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जरा सा लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐड R1U प्लस R2U प्लस R3U डायरेक्टली within a time lag of 2 hours each, which will give the ordinates of 6 hour complex DRH whose rainfall
एक्सेस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 सेंटीमीटर, whose rainfall excess is R1 प्लस R2 प्लस R3 सेंटीमीटर। अगर आपको फ्लड निकालना है तो इसमें ही बेस फ्लो ऐड कर लो। इन ऑर्डर टू फाइंड फ्लड हाइड्रोग्राफ कॉमा add base flow in a 6-hour complex DRH। मीन्स आप फ्लड्स तो निकाल सकते हो बट यूनिट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर आर 2 केसेस ऑफ स्टडी। आप लिखो देयर आर 2 केसेस ऑफ स्टडी। There are 2 cases of study. Case number 1. Case 1, right? Ordinates of 2-hour unit hydrograph is given. आप लिखिए ordinates of 2-hour unit hydrograph is given for which a storm of 6 hour occurs in a catchment. Storm of 6 hour occurs in a catchment in which rainfall excess is R1 centimeter in first 2 hour, comma R2 centimeter in second 2 hour and R3 centimeter in third 2 hour and R3 centimeter in third 2 hour, and it is required to find ordinates of 6-hour flood hydrograph, and it is required to find ordinates of 6-hour flood hydrograph। तो यहाँ पर प्रोसीजर लिखेंगे हम लोग, add R1u plus R2u plus R3u directly within a time lag of 2 hours each, right, which will give 6-hour complex DRH, right। So ordinate of 6-hour flood hydrograph is equal to ordinate of 6-hour DRH प्लस बेस फ्लो। आप इस प्रोसीजर से उसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अभी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, राइट, देन केस नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IES 90, राइट। आप लिखो क्वेश्चन, द एवरेज स्टॉर्म रेनफॉल वैल्यूज ओवर ए कैचमेंट, द एवरेज स्टॉर्म रेनफॉल वैल्यूज ओवर ए कैचमेंट in 3 successive 2 hours intervals are, in 3 successive 2 hour intervals are 3 centimeter, 5 centimeter and 2 centimeter respectively. 3, 5 and 2 centimeter respectively. 3, 5 and 2 centimeter respectively. Full stop. The phi index for the catchment is 0.2 centimeter per hour. The phi index for the catchment is 0.2 centimeter per hour. The 2-hour unit hydrograph ordinates are given in table. The 2-hour unit hydrograph ordinates are given in table, and base flow can be taken as 7 meter cube per second. And base flow can be taken as 7 meter cube per second. 7 meter cube per second. Calculate the resultant flood hydrograph. Calculate the resultant flood hydrograph. कैलकुलेट द रिजल्टेंट फ्लड हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 घंटे की यूनिट हाइड्रोग्राफ्स का ऑर्डिनेट्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में।
और रेनफॉल एक्सेस भी गिवन है, तो यहाँ पर पहले लिख लो आप रेनफॉल एक्सेस इन फर्स्ट 2 आवर। R1 की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल रेनफॉल, फाइव इंडेक्स गिवन है हमारे पास, फाइव इंडेक्स इंटू टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। सो टोटल रेनफॉल है 3 सेंटीमीटर और फाइव इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर पर आवर। सो 0.2 सेंटीमीटर पर आवर इंटू 2 आवर्स, सो दैट इज 2.6 सेंटीमीटर। ये रेनफॉल एक्सेस इन फर्स्ट 2 आवर आ गई हमारी, राइट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट रेनफॉल एक्सेस इन सेकेंड 2 आवर। R2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर माइनस 0.2 सेंटीमीटर पर आवर इंटू 2 आवर्स, सो 4.6 सेंटीमीटर। ये आ गई R2 की वैल्यू, ठीक है। रेनफॉल एक्सेस इन थर्ड 2 आवर, रेनफॉल एक्सेस इन थर्ड 2 आवर, R3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर माइनस 0.2 इंटू 2 सेंटीमीटर पर आवर इंटू आवर्स, सो दैट इज 1.6 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी R3 की वैल्यू, शायद 2 सेंटीमीटर ही थी, 3, 5 and 2, राइट। तो ये रेनफॉल एक्सेस आपको मिल गई यहाँ से। यहाँ पर इस 2 आवर्स के यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप क्वेश्चन में तो आपको फिर से टेबल बनाना ही पड़ेगा सॉल्यूशन में। यहाँ पर लिख लीजिए से U, आप इसको U मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करें। दिस इज R1 U, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2.6 U, फिर R2 U निकालें आप 4.6 U, एंड देन R3 U दैट इज 1.6 U। इनकी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 2.6 इंटू 0 दैट इज 0, 2.6 इंटू 10 26, 2.6 इंटू 40 104, 2.6 इंटू 70 182, 2.6 इंटू 50 130, 2.6 इंटू 20 52, and 2.6 into 10 26, 2.6 into 6 15.6 and this is 0। क्योंकि R1U तो आपका यहीं से शुरू होगा, इसे तो टाइम लैग कराने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो यही करना है। दिस इज R1U, दिस इज R2U एंड दिस इज R3U। 2-2 घंटे से R2U और R3U को 2-2 घंटे से लैग करानी है। ये तो R1U हो गई हमारी और ये R2U हो गई एंड दिस इज R3U, राइट। तो R1U तो 0 से ही स्टार्ट होगा, बट R2U और R3U को 2-2 घंटे से लैग कराना है हमें, राइट। तो यहाँ पर देखो आप, ये तो R1U आ गई, तो 0 पे R2U की वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सो डैश दे दो यहाँ पर। R2U, सो 4.6 इंटू 0 इट इज 0 एंड दिस इज 4.6 इंटू 10 दैट इज 46, 4.6 इंटू 40 सो दैट इज 184, 4.6 into 70 322, 4.6 into 50 230, 4.6 into 20 92, 4.6 into 10 46, 4.6 into 6 27.6 and this is 0, right। अब इसे आप R3U को 4 घंटे से लैग कराइए। सो दिस इज 1.6 इंटू 0 दैट इज 0, 1.6 इंटू 10 16, 1.6 इंटू 40 64, 1.6 इंटू 70 112, 1.6 इंटू 50 80, 1.6 इंटू 20 32, 1.6 इंटू 10 16, 1.6 इंटू 6 9.6 एंड दिस इज 0। तो ये आ गई R1U, R2U, R3U। यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर कॉम्प्लेक्स DRH। कॉम्प्लेक्स DRH लिखो या DRH लिखो, बात एक ही है, क्योंकि इंटेंसिटी वेरिंग है तो इट इज वेल अंडरस्टूड दैट इट इज कॉम्प्लेक्स DRH। सो दैट इज R1U प्लस R2U प्लस R3U, राइट। तो यहाँ से आप इनको ऐड करो, 0 प्लस नथिंग इट शुड बी 0,
26 plus 0 plus nothing, it should be 26. 104 plus 46 plus 0, that is 150. 182 plus 184 plus 16, that is 382. And 322 plus 64 plus 130, that is 516. 52 plus 230 plus 112, 394. 26 plus 92 plus 80, 198. 15.6 plus 46 plus 32, 93.6. 27.6 plus 16, 43.6. This is 9.6 and this is 0. ये आ गई आपको ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर कॉम्प्लेक्स DRH और वेस्ट फ्लो यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, सो यहाँ पर आप निकालेंगे फ्लड्स. बेस फ्लो इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट. सो ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर flood hydrograph is equal to ordinate of 6R DRH plus base flow और ये base flow है 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट. सो दिस इज 7, 33, 157, 389, 516 plus 7, 523, 401, 198 plus 7, 205, 100.6, this is 50.6, 16.6 and this is 7. तो ये हो गया आपका आंसर. और यही क्वेश्चन इस बार गेट में आया था, पिछले बार गेट के ऑब्जेक्टिव में आया था यही क्वेश्चन, और ESE में 30 मार्क्स का ये कन्वेंशनल था, राइट. तो यहाँ पर जो गेट में आया था उसमें सेकंड स्टोर में रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू उसने 0 कर दी थी, तो एक कॉलम तो 0 आपका डायरेक्टली चला जाएगा. सो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएंगे उस क्वेश्चन में. सो आप ऑब्जेक्टिव में से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आइए दूसरे केस पे आते हैं, केस नंबर 2 पे. केस नंबर 2. Ordinate of 6 hour complex DRH is given and it is required to find 2 hour unit hydrograph for which a storm of 6 hours occurs in which rainfall excess in first 2 hours is R1 centimeter, R2 centimeter in second 2 hours and R3 centimeter in third 2 hours, right. तो आपको कॉम्प्लेक्स ही गिवन के होगा और आपको 2 घंटे की यूनिट्स पूछ रहा है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से U are U1, U2, U3 and UN, right. Now add R1U plus R2U plus R3U directly within a time lag of 2 hours each, right. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, विद इन ए टाइम लेगा 2 hours each. तो ये जो R1U, R2U, R3U होगी हमारी यहाँ पर, वो किसके बराबर होगी, 6 आवर के कॉम्प्लेक्स DRH के बराबर होगी, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारी, राइट. सो विच विल बी इक्वल टू
ordinates of 6R DRH, which is already given. Hence, write an equation of equilibrium. To find. Hence, write an equation of equilibrium to get ordinates of 2 our UH, say U1, U2 and UN, राइट। तो हमें इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को सेट करके ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पे, इस कॉन्सेप्ट में। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द ऑर्डिनेट ऑफ ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। द फॉलोइंग टेबल गिव्स the ordinates of a direct runoff hydrograph resulting from two successive 3-hour durations of rainfall excess values of 2 cm and 4 cm respectively. Rainfall excess values of 2 cm and 4 cm respectively. Derive a 3-hour unit hydrograph for the same catchment. Derive a 3-hour unit hydrograph for the same catchment. देखो ये आपको दे रखा है यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ 6R DRH इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये दिस इज 0, दिस इज 120, दिस इज 480, 660, 460, 260, 160, 100, 50, 20 एंड 0, ठीक है। रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू कितनी हमारी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, लेट अस कंसिडर ordinates of 3-hour unit hydrograph, say U are U1, U2, U3, U10, U11 भी कह सकते हो, बट U11 एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 6 घंटे का बेस पीरियड 3 घंटा है, 30 घंटे हैं अगर, तो 3 घंटे के हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड 27 ही होगा। वेल नोन है, अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। सो U1, U2, U3 एंड U10, राइट। तो यहां पर लिख लो आप ऑर्डिनेट्स ऑफ 3-hour UH से U। दिस इज U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10 वेल नोन है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। U11, तो ये हो गई ऑर्डिनेट्स ऑफ 3-hour यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, R1U, R2U की वैल्यू लिखेंगे। R1U दैट इज 2U, और यहाँ लिखेंगे हम लोग R2U दैट इज 4U, ठीक है। R1U की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये तो 0 से ही स्टार्ट होगा, 2U1, 2U2, 2U3, 2U4, 2U5, 2U6, 2U7, 2U8, 2U9, 2U10, ठीक है। R2U को कितने से लैग कराओगे, 2 घंटे से, सो दिस इज नथिंग, नॉट एग्जिस्टिंग। दिस इज 4U1, 4U2, 4U3, 4U4, 4U5, 4U6, 4U7, 4U8, 4U9 एंड 4U10, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए आप। सो R1U प्लस R2U,
इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ 6 आवर DRH, जो कि आपको कॉलम 1 में यहां पर गिवन है, राइट। देखिए, तो यहां पर इनको आप इक्वेट कीजिए, 2u1 प्लस नथिंग इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो ये 0 हो गई, तो u1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0। यहां पर लिख लो आप, एक सेपरेट कॉलम बना लो, ऑर्डिनेट ऑफ 3 आवर UH, राइट। सो दिस इज 0 हेयर, एंड नाउ हेयर 2u2 प्लस 4u1, इसकी वैल्यू कितनी है, 120। तो यहाँ से u2 की वैल्यू निकल आएगी, u1 को 0 पुट करो तो u2 की वैल्यू आ जाएगी 60, यहाँ लिख दो 60। सिमिलरली 2u3 प्लस 4u2 इज इक्वल टू 480। तो u3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, u2 की 60 पुट करोगे 240, इधर भी 240 हो जाएगा, 120। सो दिस इज 120। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट इंटायर वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, सिक्सटी 120, 90, 50, 30, 20, 10, 5 एंड 0। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये दो वेराइटीज थे कॉम्प्लेक्स के, दोनों वेराइटीज पे एक ही क्वेश्चन हो गए हमारे। नाउ आइए नेक्स्ट पे, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट इज सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, सिंडर्स मेथड। राइट, देखिए इसका स्टेटमेंट जरा सा, इट रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम फॉर ए कैचमेंट फॉर विच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स आर not available, for which detailed information of storms are not available. He used a lot of empirical relations to trace the unit hydrograph based on regional validity, regional validity, full stop. Sinder's study based on highland area of USA, ऊंचाई वाला एरिया, highland area of USA. Sinder's study based on highland area of USA. तो देखो यहाँ पर मैंने ये बताया कि कैचमेंट की जो रीजनल वैलिडिटी होती है उस पे ये बेस्ड है पूरा का पूरा। मतलब आप ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी थी या रेनफॉल की ड्यूरेशंस कितनी थी, आपने सरफेस पे वाटर लॉगिंग देखा और आपने ये गेस किया कि रेनफॉल हुई है। तो सरफेस पे अगर हमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से हुई है, मीन्स इंटेंसिटी ज़्यादा रही होगी। सरफेस पे रेनफॉल कम देखने को मिल रहा है, मीन्स वाटर लॉगिंग कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल की ड्यूरेशन कम रही होगी और हो सकता है कि वो लाइट रेनफॉल रही होगी। तो ये तो सरफेस की प्रॉपर्टी पे पता चलता है। अब जैसे देखो 2 घंटे रेनफॉल बिहार के कैचमेंट में हो जाए और 2 घंटे रेनफॉल राजस्थान के कैचमेंट में हो जाए, बिहार में वाटर लॉगिंग ज़्यादा होगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉइल इज C5 एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, लेकिन वहाँ पर सैंडी सॉइल है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वहाँ के सॉइल की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सॉइल ऑफ बिहार, राइट नाउ। तो इन दोनों कैचमेंट के लिए आप क्या कहोगे कि वाटर लॉगिंग मीन्स रन ऑफ की वैल्यू कहाँ ज़्यादा मिल रही है, बिहार में ज़्यादा मिल रही है हमें। तो इस कैचमेंट की जो रीजनल वैलिडिटी होगी वो अलग होगी और वहाँ की अलग होगी। उसके अकॉर्डिंग इसने रीजनल वैलिडिटी ना ही बिहार का एज्यूम किया है ना ही राजस्थान का एज्यूम किया है, इसने यूएसए का एज्यूम किया है और यही हमारे IRC कोड में है, इसको हमें फॉलो करना होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है
कि इसमें बहुत सारे एम्पिरिकल रिलेशन दिए हैं। जैसे ये यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग इस तरीके से ट्रेस करेंगे। यहाँ पे ये देखो, कुछ भी नहीं पता है हमें कि स्टॉर्म की ड्यूरेशन क्या है और रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या है, ये कुछ भी नहीं पता है हमें। ठीक है, मान लो स्टॉर्म की ड्यूरेशन यहाँ पर टी आर आवर इज द ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म हियर, राइट। स्टेप 1, he defined basin lag TP which is similar to lag time of हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ पे लैग टाइम बताया था पीछे होना, तो उसी तरीके से बेसिन में अगर वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा है और वो वाटर स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पा रही है, दैट इज कॉल्ड बेसिन लैग। अगर ये वाटर बहुत जल्दी स्ट्रीम में पहुंच के निकल जाती है तो बेसिन लैग की वैल्यू कम होगी यहाँ पर। सो ही डिफाइंड बेसिन लैग टीपी विच इज सिमिलर टू लैग टाइम ऑफ द हाइड्रोग्राफ, और टीपी की जो वैल्यू होगी वो CT इंटू LCA की पावर 0.3 के बराबर होगी, राइट। ये टीपी जो होगी वो आर्स में होगी और CT इज द रीजनल कांस्टेंट। और अगर ये कैचमेंट है तो मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द कैचमेंट टू आउटलेट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी L किलोमीटर, राइट। देखो यहाँ पे फिगर में, फ्रॉम मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द कैचमेंट टू रीच एट द आउटलेट, यहाँ पर सबसे दूर का पॉइंट और आउटलेट के पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो L होगा हमारा। और कैचमेंट के CG से लेकर, जैसे मान लो ये CG है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ से लेकर आउटलेट तक का जो डिस्टेंस होगा वो LCA होगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो L होगी, जो कम होगी वो LCA होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ कैचमेंट टू आउटलेट, और LCA जो होगी डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ बेसिन टू आउटलेट होगी, राइट। दोनों की दोनों किलोमीटर में होगी। अब देखो बेसिन लैग, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है बेसिन लैग की तो इसका मतलब है कि बारिश ज़्यादा हुई है। बेसिन लैग की वैल्यू कम है तो बारिश कम हुई है यहाँ पर, राइट। तो एग्जैक्टली इस बेसिन लैग की मदद से हम ये पता करेंगे कि कल जो बारिश हुई थी उसकी ड्यूरेशन कितनी रही होगी। सो नाउ स्टेप नंबर 2, नाउ स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल is given by TR is equal to TP by 5.5 hours। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल निकालेंगे और इस बेसिन लैग को आप यहाँ पर शो कर सकते हो, विच इज सिमिलर टू लैग टाइम ऑफ द हाइड्रोग्राफ। दैट इज लैग टाइम क्या होती है हमारी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेनफॉल टू पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ, लेकिन मैंने इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके जो इसका ओरिजिनल व्यू था वो मैंने आपको बताया है लैग टाइम का। सो दैट वाज द लैग टाइम, लेकिन यहाँ पर TL की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, TP, क्योंकि ये लैग टाइम बेसिन लैग में कन्वर्ट हो जाता है। नोटेशन इसके कंप्लीट अलग है, राइट। तो यहाँ पर दिस इज द बेसिन लैग, TP एंड TR इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो अब अगर मान लो TR की वैल्यू 4 आवर आ जाती है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे, तो ये जो हाइड्रोग्राफ डिराइव होगा हमारा वो 4 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव होगा। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि आप 5 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करो, तो यहाँ से 4 आवर आ रहा है लेकिन ये डिराइव करने 5 आवर्स का बोल रहा है। तो 4 आवर जो हो गई हमारी वो स्टैंडर्ड ड्यूरेशन हो गई, और 5 आवर्स जो कह रहा है हमारा वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होगा। तो अब अगर नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होगा तो हमें क्या करना चाहिए, मीन्स हमें बेसिन लैग को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ से ये 4 आ रहा है और 4 आवर्स का ही कैलकुलेट करने कह रहा है, तो आराम से तुम पिक डिस्चार्ज निकाल सकते हो। सो दैट इज पिक डिस्चार्ज, यहाँ पर निकाल के आप छोड़ दोगे इसको, QP इज इक्वल टू 2.78 CP इंटू A बाई TP। CP यहाँ पर क्या है, रीजनल कांस्टेंट है, आपको वैल्यू देगा, CT का अलग देगा, CP का अलग देगा, दैट इज रीजनल कांस्टेंट। 0.1 to 0.3 इसकी वैल्यू होती है। A इज इक्वल टू एरिया इन
किलोमीटर स्क्वायर। अब जैसे देखो स्टेप 3 में कि जैसे यहाँ से 4 आवर्स आई लेकिन 5 आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो वो हम कैसे करेंगे? स्टेप 3 में लिखते हैं इसको। स्टेप नंबर 3, इफ नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन of rainfall of TR hour is given, then अब जैसे देखो 4 घंटे बारिश हुई और एक बार 5 घंटे बारिश हुई, दोनों में वाटर लॉगिंग में डिफरेंसेस होगा। तो जब वाटर लॉगिंग में डिफरेंस होगा तो बेसिन लैग भी बढ़ेगा, हमारा पानी को निकलने में भी समय ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये 4 घंटे जो तुम लोगे, ये टीपी कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो तुम? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो अगर ये 4 घंटे का स्टॉर्म है तो सीजी कितने पे लाई करेगा? 2 घंटे पे लाई करेगा। लेकिन अगर ये स्टॉर्म 5 घंटे का है तो सीजी तो 2.5 पे लाई करेगा। दैट मीन्स टीपी की वैल्यू चेंज होगी। तो 2 तरीके से इसको समझो, एक प्रैक्टिकली समझो और एक एज पर द डायग्राम समझो। प्रैक्टिकली क्या है कि अगर 4 घंटे बारिश होगी तो जो वाटर लॉगिंग होगी वो काफी डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन टू द 5 आवर्स ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट हियर, राइट? सो इंटेंसिटी का अपने दिमाग में नहीं रखोगे अभी। सो इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर। सो 4 घंटे की रेनफॉल और 5 घंटे की रेनफॉल, दोनों में रेनफॉल जो हमारा क्यूमुलेटिव होगा वहां पर जो वॉल्यूम होगी वो बराबर नहीं हो सकती है। तो उस पानी को निकलने में ज्यादा समय लगेगा, मीन्स बेसिन हमारा ज्यादा लैग करेगा, ज्यादा पीछे हो जाएगा। लैग का मतलब होता है पीछे हो जाना। तो बेसिन लैग की वैल्यू हमारी यहाँ पर से क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो अब हमें बेसिन लैग को रिवाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको इस तरीके से डायग्राम से समझो कि बेसिन लैग क्या होता है? इट इज सिमिलर टू लैग टाइम ऑफ द हाइड्रोग्राफ, मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेनफॉल टू पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ। तो अगर 4 घंटे की रेनफॉल है तो इसकी सीजी लाई करेगी 2 घंटे पे, तो बेसिन लैग 2 घंटे के बाद से कैलकुलेट होगी। अगर ये 5 घंटे की रेनफॉल है तो सीजी लाई करेगी 2.5 पे, तो बेसिन लैग 2.5 के बाद से कैलकुलेट होगी हमारी। तो बेसिन लैग को हमें रिवाइज करना पड़ेगा। सो इफ नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ऑफ TR hour is given, then basin lag should be revised. Then basin lag should be revised. So therefore revised basin lag is given by TP dash is equal to 21/22 TP plus TR/4। नोटेशन को चेंज मत करना। आर कैपिटल का मतलब हो गया नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, आर स्मॉल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, राइट? तो ये आर्स में हो जाएगा। अब यहां से पीक डिस्चार्ज निकालोगे। सो देयरफॉर पीक डिस्चार्ज QP डैश इज इक्वल टू 2.78 CP इंटू A बाई TP डैश। ये आपका पीक डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा। आप इनको डायग्राम में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरीके से। सो दिस इज QP डैश एंड दिस इज डिस्चार्ज in meter cube per second divided by time in hours, right? और ये तो आपको पता ही है कि ये बेस टाइम होता है हमारा TB। तो अब यहां से देखो एक्चुअली क्या है, इस पॉइंट को लेके तुम ग्राफ ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, ग्राफ को स्केच करने के लिए इस हाइड्रोग्राफ की विड्थ को हम फाइंड आउट करते हैं 75% ऑफ द पीक डिस्चार्ज and 50% of the peak discharge पे। So this is 0.75 QP and this is 0.50 QP, right? So यहाँ पर मैं लिखूंगा to sketch the hydrograph comma width of hydrograph is calculated at 50% and 75% of peak discharge, 50% and 75% of the peak discharge। तो यहां से W50 की जो वैल्यू होगी, W50 की वैल्यू क्या होगी देखिए। सो देयरफॉर विड्थ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 50% peak discharge is given by W50 is equal to 5.87 by Q की पावर 1.08। यूनिट हमेशा RC होगा क्योंकि x एक्सिस पे तो टाइम का कोऑर्डिनेट है, y पे डिस्चार्ज का है। और यहाँ पर Q जो होगी
that is discharge per unit area. This is in meter cube per second and this is in kilometer square. So this should be in meter cube per second per kilometer square, right? Now width of unit hydrograph at 75% peak discharge. इंपीरिकल फॉर्मूला है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो W75 इज इक्वल टू W50 बाई 1.75 आवर्स. ये W75 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है. बेस पीरियड भी आप निकाल सकते हैं. बेस पीरियड TB डैश इज इक्वल टू 72 प्लस 3 TP डैश. इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तब जाकर सिंडर्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है. तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंडर्स पे. यहाँ पर लिख लीजिए आप, दिस इज यूनिट हाइड्रोग्राफ. एक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन आया था IAS 2006 में, सिविल सर्विसेज 2006. क्वेश्चन है, आप लिखिए द कैचमेंट एरिया ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन इज 2100 किलोमीटर स्क्वायर, 2100 किलोमीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम इज इक्वल टू 80 किलोमीटर. द लेंथ ऑफ मेन स्ट्रीम इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर फ्रॉम गेजिंग स्टेशन टू most remote point. From gauging station to most remote point. Full stop. The distance allowed to the main stream. The distance allowed to the main stream from the basin outlet to a point on the stream. From the basin outlet to a point on the stream which is nearest to the centroid of the basin is equal to 50 kilometer. Which is nearest to the centroid of the basin is equal to 50 kilometer. Calculate the width of 3-hour unit hydrograph at 50% and 75% peak discharge. 50% and 75% peak discharge. Using Sinder's method, given CT is equal to 1.85 and CP is equal to 0.45 for a basin. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन डेटा. क्या क्या गिवन है देखिए. एरिया 2100 किलोमीटर स्क्वायर. लेंथ मेन स्ट्रीम टू मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑफ द कैचमेंट 80 किलोमीटर. और सेंट्रोइड से LCA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर. आपको W50 W75 कैलकुलेट करनी है. 3 आवर्स की यूनिट हाइड्रोग्राफ है, राइट. 3 आवर UH ये आप लिख लेंगे साइड में. और CT की वैल्यू है 1.85, CP की वैल्यू है 0.45. ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. सो फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे बेसिन लैग. बेसिन लैग TP इज इक्वल टू CT इंटू L इंटू LCA की पावर 0.3. CT की वैल्यू ले लो यहाँ से 1.85 इंटू 80 इंटू 50 की पावर 0.3. सो ये आ गया 80 इंटू 50 रेज़्ड टू द पावर 0.3 इंटू 1.85, दैट इज 22.274 hours. So now standard duration of rainfall. Standard duration of rainfall is T small r is equal to TP by 5.5. So 22.274 divided by 5.5, 4.0.
22.27 डिवाइड बाई 5.5 4.05 आर, राइट। बट देखो आप, नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन गिवन है 3 आवर्स, सिंस नॉन स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल ऑफ TR इज इक्वल टू 3 आवर इज गिवन, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिन लैग को रिवाइज करना पड़ेगा। हेंस बेसिन लैग शुड बी रिवाइज्ड, so therefore revised basin lag TP dash is equal to 21/22 TP plus TR by 4. So TP dash is equal to 21/22 into 22.274 plus 3/4. So 21/22 into 22.274 plus 3/4, that is 22.0 hours, right। ये आ गई हमारी रिवाइज बेसिन लैग। सो देयरफॉर पिक डिस्चार्ज QP डैश इज इक्वल टू 2.78 CP इंटू A बाई TP डैश। सो 2.78 CP की वैल्यू कितनी है, 0.45 इंटू A 2100 बाई TP डैश कितनी है हमारी 22, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी डिस्चार्ज की 2.78 इंटू 0.45 इंटू 2100 डिवाइड बाई 22, सो 119.41 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। सो देयरफॉर width of unit hydrograph at width of 3 hour unit hydrograph, width of 3 hour unit hydrograph at 50% peak discharge is given by W50 is equal to 5.87 by Q की पावर 1.08। तो इस वैल्यू को पुट कर लो यहाँ पे, 5.87 बाई Q की वैल्यू 119.41 की पावर 1.08, तो ये कितना आ जाएगा 119.41 raised to the power 1.08, आंसर इज इक्वल टू दिस 5.87 डिवाइड बाई आंसर दैट इज 0.003। Q कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे, सो Q की पावर 1.08, तो Q पहले कैलकुलेट कर लो। नाउ Q इज इक्वल टू QP बाई एरिया, सो 119.41 बाई 2100, 119.41 बाई 2100, 0.056 0.057 568 मतलब 57, सो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर किलोमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर W50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.87 बाई 0.057 की पावर 1.08, सो वी कैन राइट 5.87 डिवाइड बाई 0.057 रेज़्ड टू द पावर 1.08, सो दिस इज 129.50 आवर्स। ये हो गई आंसर आपकी W50 की। W75 कितनी हो जाएगी, W50 बाई 1.75, सो 129.50 डिवाइड बाई 1.75, 74 आवर्स। अगेन आई रिपीट 129.50 डिवाइड बाई 1.75, 74 आवर्स। ये हो गई आपकी W75 की आंसर। अब अगर मान लो आपको वैसे क्वेश्चन में तो नहीं कहा, बट अगर बेस पीरियड कैलकुलेट करना है तो भी हम कर सकते हैं। सो देयरफॉर बेस पीरियड TB डैश इज इक्वल टू 72 प्लस 3 TP डैश, सो 72 प्लस 3 इंटू 22 दैट इज 138 आवर्स। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आप ग्राफ बना सकते हो इसका इस तरीके से। ये हो गई, देखो पिक डिस्चार्ज कितनी आई है
119.41 QP इजिकल टू ये लिख दो मीटर क्यूब पर सेकंड। W75 यहाँ पर लिखो 0.75 QP और इसकी वैल्यू डालो W75 की 74 आवर्स। W50 इसकी वैल्यू डालो 129.50 आवर्स। दिस इज 0.50 QP और यहाँ पर लिखो आप TB इज इक्वल टू 138 आवर्स और यहाँ मेंशन करो कितने घंटे का हाइड्रोग्राफ है ये 3 आवर। ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर आप बेसिन लैग मेंशन कर लो, ज़रूरत नहीं है बट ठीक है लिख लो। बेसिन लैग आ गया 22.0 आवर्स। ये हो गया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन सिंडर्स मेथड्स के यूनिट हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ IUH। ठीक है, सो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। द लिमिटिंग केस ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ जीरो ड्यूरेशन is known as IUH। राइट, देखो यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये कोई यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 3 बना लेते हैं 1 2 and 3। तो मान लो दिस इज कॉल्ड D1RUH, दिस इज D2RUH एंड दिस इज D3RUH। ठीक है, तो ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन बढ़ेगी हमारी तो बेस पीरियड हमारा बढ़ेगा। ये बेस पीरियड हमारा बढ़ रहा है। ड्यूरेशन कम होएगी तो बेस पीरियड कम होगा, पीक हमारा बढ़ेगा। उसी तरीके से वी कैन राइट हियर D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3। तो ड्यूरेशन जो है हमारी, आप ऐसे भी कर सकते हो Q इज इक्वल टू A इंटू R0, दैट इज A/D। ड्यूरेशन बढ़ेगी तो Q की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर क्या है कि ड्यूरेशन बहुत कम हो जाए, मीन्स जस्ट नॉट जीरो बट द ड्यूरेशन टेंड्स टू जीरो, तो जो ये हाइड्रोग्राफ होगी वो कहलाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। सो द लिमिटिंग केस ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ जीरो ड्यूरेशन इज नोन एज IUH। राइट, तो ये भी जो हाइड्रोग्राफ होता है हमारा सिमिलर ऐसा ही हाइड्रोग्राफ होता है। इसके पास भी एक ही पिक डिस्चार्ज होंगे। इट हैज ऑल्सो, इट कंसिस्ट ऑल्सो सिंगल पिक। इसके पास भी सिंगल पिक डिस्चार्ज ही होंगे या सिंगल पिक यू कैन राइट। इनकी जो डेरिवेशन हम करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ IUH। ये डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत यूजफुल है। डेरिवेशन ऑफ IUH, देखो क्या है ये। जैसे मान लो ये D आवर की यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, तो आपने T आवर का फाइंड आउट किया था, ये हम लोग निकाल चुके थे T आवर्स का। अब T आवर्स का मत निकालो, आप निकालो DT आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, DT आवर्स का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये D आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारी यहाँ पर गिवन है बिकॉज दिस इज द कैचमेंट और इस कैचमेंट पे D आवर की स्टॉर्म है विथ रेनफॉल एक्सेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ये D आवर्स की यूनिट हमको यहाँ से मिलेगी। इस D आर की यूनिट्स की मदद से DT आवर्स की यूनिट हम लोग पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, एस कर्व फाइंड करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ से एस कर्व फाइंड आउट कर लिया। अब इस एस कर्व को हमें DT आवर से क्या करना पड़ेगा, लैग कराना पड़ेगा। दिस इज DT आवर, इसको हमने लैग करा दिया। ये देखो लैग करा दिया। अब लैग कराने के बाद हमने यहाँ से डेल्टा वाई फाइंड आउट किया। दिस इज डेल्टा वाई। ठीक है, आपको मेमोरी मैप भी बताया था, डेरिवेशन भी बताया था। तो
तो अगर ये मान लो यहाँ पर डिस्चार्ज है आपकी S1 मीटर क्यूब पर सेकेंड और ये डिस्चार्ज है आपकी S2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ये तो है डिस्चार्ज ही, दिस इज डिस्चार्ज एंड दिस इज टाइम। अब इस डेल्टा वाई को हर टाइम इंटरवल पे तुम फाइंड आउट करो और एक ग्राफ प्लॉट करो। तो वो जो ग्राफ आएगा तुम्हारा, दिस इज व्हाट, देखो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। इस ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज कॉल्ड dt आवर DRH ऑफ रेनफॉल एक्सेस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी इसकी रेनफॉल इंटेंसिटी इफेक्टिव 1/d सेंटीमीटर पर आवर। इसकी भी 1/d 1/d, सो 1/d यहाँ लिखता हूँ मैं 1/d सेंटीमीटर पर आवर इंटू dt आर्स कैंसिल, सो दैट इज dt/d सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आपको यूनिट्स निकालना है तो क्या करोगे आप? इसको डिवाइड करोगे। सो दिस इज dt आवर UH इज इक्वल टू DTR DRH बाय रेनफॉल एक्सेस। सो DTR DRH क्या हो गई हमारी? डेल्टा वाई, और रेनफॉल एक्सेस क्या हो जाएगी? DT/D। सो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डिनेट ऑफ DT आवर UH इज इक्वल टू S1 माइनस S2 बाई DT इंटू D। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, S1 माइनस S2 बाई DT इंटू 1/R0, क्योंकि R0 की वैल्यू 1/D होगी तो बात तो बराबर ही हो जाएगी। नाउ ऑर्डिनेट ऑफ IUH मीन्स इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू लिमिट DT टेंड्स टू 0 ऑर्डिनेट ऑफ DT आवर UH। तो ये हो जाएगी लिमिट DT टेंड्स टू 0 S1 माइनस S2 बाई DT इंटू D। तो अब जैसे देखो यहाँ पर मैं इस फिगर को डिलीट कर रहा हूँ, इस फिगर का काम हो गया हमारा, पहले भी डिस्कस किया है। देखो अब तो अगर मान लो कि ये एस कर्व है हमारी, ठीक है, और ये dt है हमारी, dt से हमने इसको क्या किया हुआ है? लैग कराया हुआ है। लेकिन अब इस dt की वैल्यू को देखो, ये एस कर्व है, ये एस कर्व लैग बाई dt आर्स है, तो ये dt की वैल्यू अगर 0 होगी, बिल्कुल टेंड्स टू 0 होगी, तो ये जो कर्व है हमारा लैग वाला जो कर्व होगा वो क्या होगा? बिल्कुल इससे ऐसे सट के जाएगा, ऐसे टच करके जाएगा। एग्री कर रहे हो? तो ये जो वैल्यू डेल्टा वाई हो गई S1 माइनस S2, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम ds लिख सकते हैं। अगर वैल्यू बहुत ही माइनर वेरिएशन होती है देन वी आर यूजिंग ds इन टर्म्स ऑफ इन प्लेस ऑफ डेल्टा s। सो हियर वी विल राइट ds by dt into d। ऑल्सो यू कैन राइट ds by dt into 1/R0। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ IUH at any time t is given by ut, इसको ut से या u0t से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू ds/dt इंटू 1/R0 और ds/dt इंटू d। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि अगर ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है हमारी, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर 1 आवर्स की यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो d की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे और R0 की वैल्यू 1/d, दैट मीन्स 1/1, दैट इज 1 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर if IUH is made from 1 hour unit hydrograph, then ut is equal to ds/dt is equal to slope of s curve, s कर्व के स्लोप के बराबर होगी। क्योंकि देखिए ये आप जो एस कर्व बनाते हो वो क्या है हमारा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसका काम हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसे। जैसे ये हमारी एस कर्व है, तो यहाँ पर ये तो एस मीटर क्यूब पर सेकंड इज द डिस्चार्ज है, मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, और ये टाइम है हमारा आर्स में,
तो dy बाई डी एक्स दैट इज ds बाई dt करोगे तो ये क्या मिलेगी, एस कर्व की स्लोप ही मिलेगी इस लाइन की. दैट्स वाई वी रोट हियर स्लोप ऑफ एस कर्व. सो ऑर्डिनेट ऑफ आई यू एच एट एनी टाइम t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस कर्व when S curve has been made from 1 hour unit hydrograph. आप अपने नोट्स में इसको लिखो. Ordinates of IUH at any time t is equal to slope of S curve when S curve has been made from 1 hour unit hydrograph. 1 hour unit hydrograph हमेशा S कर्व के स्लोप के बराबर नहीं होगा, तभी होगा जब S कर्व जो है वो 1 घंटे के यूनिट हाइड्रोग्राफ से हमारी बनी होगी. राइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा सा देखते हैं ऑर्डिनेट्स ऑफ IUH का एक क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, ऑर्डिनेट्स ऑफ IUH ऑफ ए कैचमेंट आर गिवन बिलो. Derive a direct runoff hydrograph DRH for this catchment due to a storm of duration 4 hours and having a rainfall excess of 5 centimeter and having a rainfall excess of 5 centimeter. This is time in hours and this is ordinate of IUH in meter cube per second. Time is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Ordinate of IUH हमारी है 0, 8, 35, 50, 47, 40, 31, 23, 15, 10, 6, 3 and 0. कह रहे द ऑर्डिनेट्स ऑफ IUH ऑफ ए कैचमेंट इज गिवन बिलो. डिराइव द डायरेक्ट रुनऑफ हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट ड्यू टू ए स्टॉर्म ऑफ 4 hours एंड हैविंग ए रेनफॉल एक्सेस ऑफ 5 सेंटीमीटर. मतलब 5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस है, उनकी आपको DRH फाइंड आउट करनी है. ये IUH गिवन है. तो देखो IUH जो है उसकी ड्यूरेशन 0 hours होती है. तो जब भी आपको फर्दर मूव करना है तो सबसे पहले आपको 1 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपको 1 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है. सो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑर्डिनेट ऑफ IUH लैग बाई 1 hours. ऑर्डिनेट ऑफ IUH लैग बाई 1 hours. तो ये आप इनको अगर 1 hour से लैग कराएंगे तो ये हो जाएगी नथिंग, इट शुड बी 0, इट शुड बी 8, 35, 50, 47, 40, 31, 23, 15, 10, 6, 3 and 0. राइट. अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी भी रेनफॉल एक्सेस 1 सेंटीमीटर होगी, इनकी भी 1 सेंटीमीटर होगी. राइट. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो रेनफॉल एक्सेस 2 सेंटीमीटर मिलेगी. तो DRH मिलेगा आपको. DRH को 2 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो यूनिट मिलेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ 1 hour UH इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ IUH प्लस ऑर्डिनेट ऑफ IUH लैग बाई 1 hour डिवाइड बाई 2. तो ये आ जाएगा 0, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 21.5. तो अब मैं रिमेनिंग वैल्यूज को लिख देता हूँ. नो नीड टू कैलकुलेट, नो नीड टू वेस्ट द टाइम. So 21.5 and this is 42.5, this is 48.5, 43.5, 35.5, 27.0, 19.0, 12.5, 8.0, 4.5, 1.5, 0. ठीक है, ये ऑर्डिनेट ऑफ IUH आ गई. अब हमें 4 hours की यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए पहले एस कर्व बनाएंगे. सो एस कर्व लैग बाई
1 आर, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एस कर्व ऑर्डिनेट। क्यों लैग कराए 1 आर से? क्योंकि ये एस कर्व जो बनेगी हमारी, ये हाइड्रोग्राफ कितने की है? 1 आवर्स की है। तो इनको आप 1 आवर से लैग करा लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट विल नॉट एग्जिस्ट, 0 प्लस नथिंग इट शुड बी 0, ये 0, सो 4 प्लस 0 इट इज़ 4। इस 4 को यहाँ लेके आइए, सो दैट इज़ 25.5। इस 25.5 को यहाँ लाएंगे तो ऐड करेंगे, चलिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज 68। दिस इज 68 हेयर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 116.5। इस 116.5 को यहाँ लाओ तो ये आ जाएगी 160। 160 को यहाँ कैरी करो तो ये वैल्यू, बहुत बार कराया आपको इस तरीके का क्वेश्चन, 195.5। 195.5 को यहाँ ले लो तो ये आ जाएगा 222.5। अब ये 222.5 यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 241.5। 241.5 यहाँ आएगा, इसमें 12.5 ऐड करो तो 254.0। 254.0 को यहाँ लो, इसमें 8 ऐड करो तो 262। 262 को यहाँ लो, 4.5 ऐड करो तो 266.5। 266.5 यहाँ आएगा, 1.5 ऐड करेंगे तो 268। 268 यहाँ आएगा तो ये 268। 268 फिर नीचे जाएगा, सो दिस इज 268। ठीक है, आप इसको और आगे प्रोड्यूस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 0 क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, 0 0 आप और आगे कर सकते हो प्रोड्यूस। 268 जितनी बार करना है करो, ठीक है। चलिए, सो दिस इज 268, दिस इज 268 एंड दिस इज 268। अब हम क्या करेंगे, एस कर्व तो आ गया, कितने घंटे का हाइड्रोग्राफ चाहिए हमको? 4 घंटे का। सो एस कर्व लैग बाई 4 आवर्स, 4 घंटे से इसको लैग करा देते हैं। नथिंग, इट शुड बी नथिंग, इट शुड बी नथिंग, इट शुड बी नथिंग। चौथे घंटे इसकी वैल्यू 0 आएगी। दिस इज 4, 25.5, 68, 116.5, 160, 195.5, 222.5, 241.5, 254.0, 262, 266.5, 268, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से डेल्टा वाई निकालो। क्या हो गया था डेल्टा वाई? एस कर्व ऑर्डिनेट माइनस एस कर्व लैग बाई 4 आवर्स। तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 0 माइनस नथिंग इट शुड बी 0, 4 माइनस नथिंग इट शुड बी 4, 25.5 माइनस नथिंग 25.5, 68 माइनस नथिंग 68, 116.5 माइनस 0 116.5, 160 माइनस 4 156, 195.5 माइनस 25.5। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। 195.5 माइनस 25.5, so this is 170, और 222.5 माइनस 68, 154.5, 241.5 माइनस 116.5, so 125, 254 minus 160, 94, 262 minus 195.5, 66.5, 266.5 minus 222.5, 44, 268 minus 241.5, 26.5, 268 minus 254, that is 14,
268 minus 2606, 268 minus 266.5, 1.5 and this is 0. ये आ गई डेल्टा वाई. सो ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर DRH. सो ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर UH इज इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू डी वाई टी. सो डेल्टा वाई इंटू डी कितनी थी 1 आवर्स और टी कितनी है हमारी 4 आवर्स. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 25.5 डिवाइड बाई 4, 6.375, 68 divided by 4, 17, 116.5 divided by 4, 29.125, 156 divided by 4, 39, 170 divided by 4, 42.5, 154.5 divided by 4, 38.625, 125 divided by 4, 31.25, 94 divided by 4, 23.5, 66.5 divided by 4, 16.625, 44 divided by 4, 11, 26.5 divided by 4, 6.625, 14 divided by 4, 3.5, 6 divided by 4, 1.5, 1.5 divided by 4, 0.375 एंड दिस इज 0. और हमें कैलकुलेट क्या करना है कितने रेनफॉल एक्सेस के लिए? फॉर ए रेनफॉल एक्सेस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स. सो देयरफॉर ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर DRH इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ 4 आवर UH इंटू 4 सेंटीमीटर. ये वैरायटी काफ़ी न्यू है, अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं. गेट में ESE में आ चुका है, मेंस में बहुत पहले आया है, लेकिन काफ़ी न्यू वैरायटी है. सो ज़रा केयरफुली इसको देखेंगे. 6.375 इंटू 4, सो दैट इज 25.5. 4 था या 5 था? रेनफॉल एक्सेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, so that is 5 centimeter. So this is 5 here. And 6.375 into 5, 31.875, 17 into 5, 85, 29.125 into 5, 29.125 into 5, 145.625. Just I am writing the answer. Right. So this is 39 into 5, that is 195. This is 212.50, 193.13, 156.25, 117.50, 83.13, 55.00, 33.13, 17.50, 7.50, 1.88 and this is 0. So this will be the final answer here, right? So IUH given है, किसी भी ड्यूरेशन की कैलकुलेट करने हो, अगर IUH का क्वेश्चन है तो पहले 1 घंटे का फाइंड आउट करो, फिर किसी भी ड्यूरेशन का तुम फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. एस कर से किया क्योंकि सिंपल है, नहीं तो 4 बार लैग करना पड़ता, टेबल भर जाता, कॉपी भर जाता आपका, राइट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. तो किसी फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ हाइड्रोग्राफ. तो फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफॉल like intensity of rain, direction of storm, duration of storm, etc etc. तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी
तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, और रन ऑफ ज़्यादा होगा तो हाइड्रोग्राफ डेफिनेटली अफेक्टेड होगा, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही बनाते हैं, देन फ्लड बनाते हैं हम लोग। इंटेंसिटी, डायरेक्शंस एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म की ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, देन ऑल्सो रन ऑफ ज़्यादा हो सकता है हमारा, सो ऑल दीज फैक्टर्स विल अफेक्ट। दूसरा, सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैचमेंट। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, एरिया। एरिया क्यूपी आपको मैंने बताया था A इंटू R0, तो एरिया अगर बढ़ेगी तो पीक डिस्चार्ज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सो द पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ increases with increase in area. The peak of hydrograph increases with increase in area. For a small catchment, the overland flow phase is predominant. अंडरलाइन कर लेंगे ओवरलैंड फ्लो फेज को। फॉर ए स्मॉल कैचमेंट द ओवरलैंड फ्लो फेज इज प्रिडोमिनेंट, वेयर एज फॉर ए लार्ज कैचमेंट द चैनल फ्लो फेज इज प्रिडोमिनेंट। तो जैसे देखो, ये अगर कैचमेंट है, अगर स्मॉल है तो जल्दी जो है ना पानी यहाँ तक नहीं आती, ऊपर ही स्प्रेड करते रहती है और देन ये इसको मिलती है। ओवरलैंड फ्लो इज लाइक ए लेमिनार फ्लो और शीट फ्लो, मीन्स व्हेन ए सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर इज बिल्ट देन इट विल गो टुवर्ड्स द स्ट्रीम। तो पहले जब जैसे बारिश होती है तो पानी एक सफिशिएंट डेप्थ बिल्ड करती है, आफ्टर दैट ये स्ट्रीम को ज्वाइन करने की कोशिश करती है। तो जब तक ये इस लैंड पे फ्लोट करती है एक डेप्थ को बनाने के चक्कर में, उस फ्लो को हम कहते हैं ओवरलैंड फ्लो फेज। और जब वाटर हमारी चैनल्स में चले जाते हैं, स्ट्रीम में चले जाते हैं जब वाटर हमारे, तो हम उसको कहते हैं चैनल फ्लो। तो आप सिंपल ये समझो कि ग्राउंड पे जो फ्लो हो रही है दैट इज कॉल्ड ओवरलैंड फ्लो फेज, और जो रिवर में पानी बह रही है दैट इज कॉल्ड चैनल फ्लो फेज। तो कैचमेंट अगर स्मॉल है तो ओवरलैंड फ्लो फेज प्रिडोमिनेट करती है, और कैचमेंट लार्ज है तो चैनल फ्लो फेज प्रिडोमिनेट करती है, क्योंकि वाटर अगर इस एरिया में रहेगा तो स्प्रेड ऊपर 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 जाएगा और धीरे धीरे ये जाएगा, मीन्स इसको वाटर जाम होगा, लॉगिंग होगा। लेकिन जब एरिया बढ़ेगी तो ये वाटर डायरेक्टली हमारा स्ट्रीम में बहुत फास्ट रेट से चला जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं शेप ऑफ द कैचमेंट। इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे हम लोग, शेप ऑफ द कैचमेंट। Shape of the catchment, second part. देखिए, shape of the basin influences the time taken for water. The shape of the basin influences the time taken for water to reach from most remote part of the catchment to the outlet. Most remote part of the catchment to the outlet. Thus, thus the hydrograph and its shape. Thus the hydrograph and its peak, लिखो shape नहीं, and its peak are affected by basin shape. तो देखो यहाँ पर तीन शेप की बेसिन हमने बनाई है, दिस इज रिज एंड दिस इज रिज, यू नो वेरी वेल, डिस्कस किया है मैंने स्ट्रीम फ्लो में रिज। यहाँ पर ये जो है हमारी ये मेन स्ट्रीम है और ये सारे हमारे ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये सारे ट्राइब्यूटरीज हैं एंड दिस इज आउटलेट हेयर। ये बेसिन जो है हमारी वो सिमेट्रिकल बेसिन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफ हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे देखो ये अगर इसकी लेंथ 5 किलोमीटर है इस स्ट्रीम की, तो इसकी भी 5 किलोमीटर है, इसकी भी 5 किलोमीटर, इसकी भी 5 किलोमीटर है।
इसको अगर 2 घंटे लग रहे हैं यहाँ पहुँचने में, इसको भी 2 घंटे लग रहे हैं, मीन्स बराबर टाइम लग रहा है। मैं यहाँ पर आवर्स वेरिएशन कर देता हूँ, दिस इज 2 आवर्स, दिस इज 2 आवर्स ऑल्सो, दिस विल टेक ऑल्सो 2 आवर्स एंड दिस विल टेक ऑल्सो 2 आवर्स। तो ऐसा स्ट्रीम लाइन जो कि सेम टाइम पे मेरे स्ट्रीम को ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं आइसोक्रोन्स। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन ए मैप हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ इज कॉल्ड आइसोक्रोन। आप लिख लोगे आइसोक्रोन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन ए मैप हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ सरफेस रन ऑफ इज कॉल्ड आइसोक्रोन। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, आइसोहाइड्स, आइसोप्लेट्स, आइसोप्लूवियल एंड दिस इज द आइसोक्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगी, बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर समय पे मिल रहा है, तो हाइड्रोग्राफ हमारी यहाँ पर ऐसे सिमेट्रिकल हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से, दिस इज टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ पीक एंड दिस इज टीएस एंड दिस इज बेस पीरियड ऑफ द हाइड्रोग्राफ दैट इज टीवी। सो वी कैन राइट TPK is equal to TS is equal to TB by 2, right? So this is symmetrical. This is symmetrical. अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी आप ऐसे कैचमेंट को फैन शिफ्ट कैचमेंट बोला जाता है, फैन शिफ्ट कैचमेंट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये ट्राइब्यूटरीज स्मॉल साइज के हैं, ये जल्दी जल्दी इनको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये जल्दी जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं इसको, फिर इसके बाद इस ट्राइब्यूटरीज को ज्वाइन करने में ज़्यादा समय लगेगा। अल्टीमेटली पानी को निकलना तो यहाँ आउटलेट पे है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होती है, मोर नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज विल ज्वाइन अर्ली, हेंस पिक डिस्चार्ज विल गेन अर्ली। इस तरीके से पिक डिस्चार्ज हमारा यहाँ पर पहले ही आ जाएगा। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल, राइट, एंड दिस इज TPK एंड दिस इज TS एंड TPK इज less than TB by 2. This is TB. यहाँ पर आप लिख सकते हो दिस इज अर्ली पीक। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें क्या है, ट्राइब्यूटरीज को बहुत समय लगेगा इसको ज्वाइन करने में, तो ये पिक जो है थोड़ा लेट से बनेगा। सो दैट इज लाइक दिस। So we can say this is TPK and this is TS and this is TB. So here TPK is greater than TB by 2. So this is delayed peak. तो आपने देखा कि बेसिन के शेप के अकॉर्डिंग कैसे हमारा हाइड्रोग्राफ वैरी करता है, राइट। यहाँ पर आप लिख लोगे डिस्चार्ज एंड टाइम, डिस्चार्ज एंड टाइम इन ऑल फिगर्स, राइट। तो देखिए एक्चुअली क्या है, बेसिन के शेप को हम लोगों ने 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर रखा है, यू नो, फैन शिफ्ट कैचमेंट एंड फर्म लीफ कैचमेंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे फैन शिफ्ट कैचमेंट एंड फर्म लीफ कैचमेंट, फैन शिफ्ट कैचमेंट एंड फर्म लीफ कैचमेंट। लिखे in a fan shift catchment, comma, tributaries are of nearly same size, hence time of flow is nearly same, tributaries are of nearly same size, hence time of flow is nearly same and it is smaller. Hence time of flow is nearly same and it is smaller, whereas in a firm leaf catchment, tributaries are of different size, and time of concentration is more, full stop. Fan shift catchment gives greater runoff. देखिए अगर ये 2 हाइड्रोग्राफ हम बनाते हैं तो टाइम ऑफ फ्लो काफ़ी कम होता है, पानी जल्दी निकलेगा। सो दिस इज फॉर फैन शिफ्ट कैचमेंट and this is for firm leaf catchment.
राइट, फैन शेप कैचमेंट एंड फॉर्म लीफ कैचमेंट लिख लेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ द शेप ऑफ द बेसिन इज expressed by a term which is known as first form factor and second is compactness coefficient. The shape of the basin is expressed by a term which is known as form factor and compactness coefficient. पहला लिखेंगे फॉर्म फैक्टर, एफ एफ, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बस मैं यूज कर रहा हूँ। फॉर्म फैक्टर ये होती है एवरेज विड्थ ऑफ कैचमेंट डिवाइड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ द बेसिन। एवरेज विड्थ ऑफ द कैचमेंट डिवाइड बाय एक्सियल लेंथ ऑफ द बेसिन। तो जैसे मान लो ये कोई कैचमेंट है, तो ये एक्सियल लेंथ एल हो गई और ये विड्थ जो है आपकी यहां पर आप ले लो इस तरीके से बी ऑफ एवरेज। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, एवरेज विड्थ इज इक्वल टू वी। तो इस कैचमेंट की एरिया जो होगी वो बी इंटू एल, अप्रोक्सीमेट यूज करो, रेक्टेंगल समझ के निकाल लो एरिया। और विड्थ हर जगह वैरी कर रही है, तो ये एवरेज विड्थ हो गई हमारी। बट इसको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और कैचमेंट की एरिया और मेन स्ट्रीम फिक्स होती है। हर किसी को पता है कि रिवर गंगा इज द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया हुज लेंथ इज 2510 किलोमीटर। तो मेन स्ट्रीम की लेंथ जब भी हम कैचमेंट फाइंड आउट करते हैं तो मेन स्ट्रीम की लेंथ ऑलरेडी अवेलेबल होती है और एरिया भी अवेलेबल रहता है। बट एवरेज विड्थ हर जगह फाइंड आउट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि चैनल की शेप हमेशा चेंज होती रहती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा हमारा बी बाई एल, इसे हम लिख देंगे बी को ए बाई एल डिवाइड बाई एल। So that will be equal to a by l square. So therefore form factor is equal to a by l square. तो इस फॉर्म फैक्टर के टर्म में भी हम कैचमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, राइट। तो देखोगे a by l स्क्वायर, चैनल की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कम होगी, और चैनल की लेंथ ज़्यादा होने का मतलब है वाटर लॉगिंग कम होगी, पानी आराम से ड्रेन होगा, इट्स गुड। तो अब यहाँ पर आते हैं दूसरा कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट सीसी, कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट सीसी ये होती है पेरीमीटर ऑफ द बेसिन डिवाइड बाय circumference of the circle whose area is equal to circumference of the circle whose area is equal to area of the बेसिन। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा बेसिन और ये होगी सर्कल, इसकी रेडियस आर है, बेसिन की एरिया ए है। सो एरिया ऑफ द बेसिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एज पर द डेफिनेशन। तो एरिया ऑफ बेसिन अगर ए है तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो इट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द बेसिन, पी डिवाइड बाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 2 पाई आर। और यहाँ से आप आर की वैल्यू लिख सकते हो रूट अंडर ए बाई पाई। सो ये हो जाएगी पी बाई 2 पाई रूट अंडर ए बाई पाई। सो पी बाई 2 इंटू रूट अंडर पाई ए। सो देयर फोर कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू रूट अंडर पाई ए। ये हो जाएगी हमारी कॉम्पैक्टनेस कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम बेसिन के शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए तीसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग। तीसरा स्ट्रीम डेंसिटी। स्ट्रीम डेंसिटी जो होगी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स डिवाइड बाई कैचमेंट एरिया।
It is defined as the ratio of number of streams of all orders to the catchment area. ठीक है, देखिए ये कैचमेंट है, चलिए ऐसे ही बनाते हैं इसको। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फर्म लीफ कैचमेंट का। ये लीजिए, ये फर्म लीफ कैचमेंट है, ठीक। मैं लिख देता हूं यहां पे फर्म लीफ कैचमेंट। फ्रेंडशिप का तो बनाया था फिगर मैंने, जिसमें ट्राइब्यूटरीज सेम साइज की थी। तो देखो यहां से ये पहली ट्राइब्यूटरीज निकली ऐसे, फिर ये इसको ऐसे मिल गई और ये ऐसे जाके इसको ज्वाइन कर ली। तो दिस इज ऑर्डर 1, इनकी भी ऑर्डर 1 है लेकिन इनकी ऑर्डर अब 2 हो गई है, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 3। तो ये सारे स्ट्रीम्स के ऑर्डर होते हैं। सो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स, जितने भी स्ट्रीम्स के ऑर्डर होंगे डिवाइडेड बाय कैचमेंट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम डेंसिटी। तो अगर मान लो कि हमारे पास 2 कैचमेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो देखो स्ट्रीम डेंसिटी अगर तुम इसकी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाई एरिया, एरिया तो सेम ही है। और यहाँ पर स्ट्रीम डेंसिटी निकालोगे तो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई एरिया। तो स्ट्रीम डेंसिटी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कैचमेंट हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होगा, पानी आया और पानी आराम से निकल गया। सो लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रीम डेंसिटी विल रिप्रेजेंट द लेस वाटर लॉगिंग हेयर, बिकॉज एंटायर वाटर विल ड्रेन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो स्ट्रीम डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होना हमारे लिए अच्छी बात है, राइट। आइए नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। हाँ, एरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कैचमेंट का ही कंसिडरेशन करते हैं, करेक्ट। जिस कैचमेंट, जैसे मान लो ये कैचमेंट मुंबई का है 1995 का, और ये मुंबई का ही कैचमेंट है 2020 का। ये मॉडिफाइड कैचमेंट है और ये पहले का कैचमेंट है। तो यहाँ पर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ड्रेनेज डेंसिटी। दिस इज ड्रेनेज डेंसिटी, डी। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड नोटेशन, जस्ट मैं ही यूज कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा कम लिखने के लिए। ड्रेनेज डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चैनल लेंथ to the total drainage area, that is L by A, right. Total channel length to the total drainage area। जैसे मान लो ये कैचमेंट है, ये है, इसकी लेंथ 2 किलोमीटर है, इसकी 5 किलोमीटर है। तो ड्रेनेज डेंसिटी जो होगी यहाँ पर 7 बाई A। यहाँ पर ड्रेनेज डेंसिटी निकालोगे, इसकी 2 किलोमीटर और इसकी 5 किलोमीटर, 2 2 4 2 6 5 11 बाई A। तो टोटल चैनल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल ड्रेनेज एरिया। आप एरिया चेंज मत करना इसमें, क्योंकि एरिया उस कैचमेंट की फिक्स रहेगी। मैं पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, ये पहले का कैचमेंट है और ये मॉडिफाइड कैचमेंट है। सो एरिया इज ए फिक्स्ड पैरामीटर। एल की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करेगी, एरिया की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डी की वैल्यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिक्रीज करेगी या कुछ। ये टर्म सी बिल्कुल बेकार टर्म है, ऐसा डिफाइन ही नहीं होता। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो 1997 में जो भी थी, अभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला वही है और इंडिया का एरिया वही है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया चेंज नहीं हो सकता हमारा। सो एरिया इज ए फिक्स्ड पैरामीटर हेयर, राइट। ओनली लेंथ ऑफ चैनल चेंज होगा हमारा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा 5th, अर्बनाइजेशन। सो मैं एक ग्राफ भी बना देता हूँ यहाँ पर, आप देखिए। अगर ये इस तरीके से ग्राफ बनाए तो अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पानी जल्दी निकलेगा हमारा, यानी कि बेस पीरियड कम होगी। सो दिस इज फॉर हाई डी एंड दिस इज फॉर लो डी। स्ट्रीम डेंसिटी भी ज़्यादा होगी तो पानी जल्दी निकलेगा हमारा, सो हाई स्ट्रीम डेंसिटी एंड दिस इज फॉर लो स्ट्रीम डेंसिटी, राइट। अब चलिए इसमें ही एक चीज़ को और इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। 5th फैक्टर है अर्बनाइजेशन। फैक्टर नंबर 5, अर्बनाइजेशन। आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन इज टू क्लीन द रिवर बेसिन। द लिटरल मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन इज टू क्लीन द रिवर बेसिन फॉर इजी ड्रेनेज ऑफ वाटर। The literal meaning of urbanization is to clean the river basin for easy drainage of water। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे कोई भी कैचमेंट पहले था, अब पहले रिवर बेसिन बहुत क्लीन थी, लेकिन
अब क्या है, क्लीन तो थी बट उसमें हमने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो रिवर बेसिन को हमने क्या किया, जाम कर दिया। अब पानी अच्छे से पास नहीं हो सकती, तो ये वाला अर्बनाइजेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, वो तो स्ट्रक्चरल अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया कि रिवर बेसिन को पूरा क्लीन रखो आप। तो रिवर बेसिन को क्लीन रखोगे तो क्या होगा, पानी बहुत जल्दी पास हो जाएगा। पानी जल्दी पास होने का मतलब क्या है, बेस पीरियड हमारा कम होगा, और बेस पीरियड कम होगा तो पीक डिस्चार्ज हमारा ज़्यादा होगा। सो दिस हाइड्रोग्राफ इज फॉर आफ्टर urbanization and this is for before urbanization. This is for before urbanization, right? तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे जो कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट कर रहे थे। अब एक छोटा सा मेथड है, इट इज़ नॉट फॉर गेट एग्जाम एंड इनफैक्ट इट इज़ नॉट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल्सो, बट एक बार 2017 या 2018 में इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग लिखेंगे SCSCN मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। लिखिए आप इसको, SCSCN मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम। लिखिए SCS स्टैंड्स फॉर SCS stands for Soil Conservation Services of USA. SCS stands for Soil Conservation Services of USA, right? And CN stands for curve number. CN stands for curve number. It is an application of water budget equation. Water budget equation. It is an application of water budget equation. तो देखिए क्या होता है, वाटर बजट तो मास कंजर्वेशन है, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। फ्रॉम मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखो बहुत ही कम चीज़ों को इसमें कंसिडरेशन किया गया है। तो सबसे पहले इनफ्लो जो है हमारे पास वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज द इनफ्लो। पानी जब हमारी कैचमेंट में गिरेगी तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरसेप्शन लॉसेस होते हैं हमारे, इनिशियल लॉसेस। तो दैट इज द इनिशियल लॉसेस IA। उसके बाद कुछ पानी हमारा क्या होता है, इनफिल्ट्रेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड F। बाकी जो बचा वो रन ऑफ हो गया। तो यही हमारा हो गया वाटर बजट इक्वेशन। मास में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लीजिए एक दिन का लिया है तो एक दिन, डेल्टा टी टाइम का लोगे तो डेल्टा टी टाइम का होगा। सो P इजिकल टू IA प्लस F प्लस Q। P इज इक्वल टू टोटल प्रेसिपिटेशन, IA इंटरसेप्शन लॉसेस, F इज इक्वल टू टोटल इनफिल्ट्रेशन, Q इज इक्वल टू टोटल रन ऑफ, राइट। तो अगर मान लो कि सॉइल की जगह पे हमने पूरे कैचमेंट में समझ लो टाइल्स लगा रखा है, तो क्या कुछ इन्फिल्ट्रेशन होगी क्या? ये एक आइडियल केस हो जाएगा हमारा कि इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाए। तो इन्फिल्ट्रेशन जब बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो होगा वो क्या होगा, रन ऑफ होगा, और वो रन ऑफ जो होगा वो मैक्सिमम रन ऑफ होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ इज इक्वल टू P माइनस IA। जब ये F जीरो हो जाएगा तो जो रन ऑफ होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ होगी, दैट इज P माइनस IA, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है इस तरीके से, देखो दिस इज Q, दैट इज द रन ऑफ, एंड दिस इज P माइनस IA, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल रन ऑफ, एंड दिस इज F, दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन, एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन। तो किसी भी जगह की जो मैक्सिमम पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन होती है वो S है, तो S को मैं लिख देता हूं मैक्सिमम पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय कर्व नंबर CN। इंडिया को CN1, CN2, CN3, CN4, CN5 जोन में बांटा गया है, राइट। तो एग्जैक्टली क्या है कि
आप उस कर्व नंबर को देखोगे तो पता चल जाएगा कि जोन CN3, जैसे मान लो जो भी जोन है CN3 में, उस जोन की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी होगी। तो जैसे उधर वाला जोन जो है, जो राजस्थान साइड वाला है, वो सैंडी सॉइल है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा है। उसके बाद जब इधर दिल्ली से आप यूपी साइड में आते हो तो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। उस तरीके से जोन्स में उनको क्लासीफाई किया गया है, CN1, CN2, CN3 जोन में। तो इस कर्व नंबर से मैक्सिमम पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेशन की पता हमें चल पाएगी। अब यहाँ पर देखो, हम लोग इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके क्या करेंगे, ये ट्रायंगल जो है बड़ी वाली और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं Q/P-IA इज इक्वल टू F/S। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रखो इक्वेशन 1, और IA इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स S होती है, ये लैम्डा टाइम्स S। दिस इज इक्वेशन 2। सो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। Q इज इक्वल टू P माइनस लैम्डा S होल स्क्वायर डिवाइड बाई P प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू S, ये आ जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बट एज पर SCSCN 1969, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 फॉर स्मॉल कैचमेंट। लैम्डा की वैल्यू हम 0.2 लेते हैं स्मॉल कैचमेंट के लिए। तो देखो आप लैम्डा की वैल्यू 0.2 पुट करोगे, सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2 S की होल स्क्वायर डिवाइड बाई P प्लस 0.8 S। इस तरीके से आपको रन ऑफ मिलेगा। और इस S को कैलकुलेट कैसे करोगे, CN कर्व नंबर से। सो देयरफॉर CN इज इक्वल टू 25400 डिवाइड बाई S प्लस 254, राइट। यहाँ पर से S की वैल्यू मिल जाएगी, CN की वैल्यू गिवन होगी। जनरली CN की वैल्यू जो होती है 0 इज लेस एंड इक्वल टू CN इज लेस एंड इक्वल टू 100 होती है, एज पर SCS-CN मेथड, राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन दो फार्मूला को याद कर लो, 1 एंड 2। यू कैन सॉल्व ऑल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो थ्योरी पार्ट इज ऑलमोस्ट ओवर, 100% ओवर थ्योरी पार्ट, राइट। और अब वर्कबुक देखेंगे इसका हम लोग कि क्या वर्कबुक में है। ओके, चलिए। ओके, ओपन योर वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर 3। देखो, इन द स्टैंडर्ड SCS-CN मेथड ऑफ मॉडलिंग, CN की वैल्यू जो है 75 दे रखी है, और रन ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर ए 1 डे रेनफॉल ऑफ मैग्नीट्यूड 100 mm इज वॉट। रन ऑफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप पहले लिखो CN इज इक्वल टू 25400 डिवाइड बाई S प्लस 254, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25400, CN की वैल्यू पुट कर दो पहले, 75 इज इक्वल टू 25400 डिवाइड बाई S प्लस 254। सो ये वैल्यू आ जाएगी 25400 डिवाइड बाई 75 और माइनस 254, 84.67 mm, राइट। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू P माइनस 0.2 S की होल स्क्वायर डिवाइड बाई P प्लस 0.8 S। तो P की वैल्यू है हमारी 100 माइनस 0.2 इंटू 84.67 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 प्लस 0.8 इंटू 84.67। सो दिस इज 100 माइनस 0.2 इंटू 84.67 is equal to this, a square is equal to this, divide by 100 plus 0.8 into 84.67, 41.13 mm. So this will be the answer, 41.13 mm. You can check, so that is approximately 41 mm. Right, so answer is C. Okay, remaining question, just you can try and then I will discuss.